हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 76 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री ने 3F पर ध्यान देने की बात कही है। यहाँ 3F का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेक्स। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री ने 3F पर ध्यान देने की बात कही है। यहाँ 3F का क्या मतलब है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मई 2026 से 20 मई 2026 के बीच कितने देशों की यात्रा की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5। और 5 देश कौन से हैं? तो सबसे पहले यूएई, फिर आपका नीदरलैंड गए थे, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे और फिर इटली। टाइम पीरियड भी याद रखना है, 15 मई 2026 से लेकर 20 मई 2026 तक। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोदी जी जब इन देशों की यात्रा पे गए तो उपहार भी लेके गए थे। तो किस देश को कौन सा मोदी जी ने उपहार दिया उसे देख लेते हैं। नॉर्वे में पीएम मोदी ने नॉर्वे के नेताओं और शाही परिवार के सदस्यों को हाथ से बनी भारतीय कलाकृतियां भेंट की। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को सिक्किम के फूलों से बनी प्रेस्ड ऑर्किड पेंटिंग और ऑर्किड पेपर वेट भेंट किए। नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन को सूरज और चांद के डिजाइन वाली कलमकारी पेंटिंग दी गई, जबकि नॉर्वे की रानी सोनिया को ओडिशा की पाम लीफ पटचित्र कलाकृति भेंट की गई। फिर आपका इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था। तो इंडिया नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी ने फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों को तोहफे भी दिए। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो को राजस्थान की कमल तलाई पिछवाई पेंटिंग भेंट की, जबकि आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रोस्टाटोडीटर को पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे द्वारा एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई के दौरान इस्तेमाल की गई ऐतिहासिक आइस एक्स यानी बर्फ पर चढ़ने वाली कुल्हाड़ी की एक प्रतिकृति दी गई। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन को दक्कन क्षेत्र का बिदरी सिल्वर वर्क वाला फूलदान भेंट किया। तो ये सारे जो येलो में मैंने अंडरलाइन किया है उसे आपको बस याद रखना है, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। और टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, जब टेलीग्राम स्टार्ट होगा तो पीडीएफ आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को अपनी किताब कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज की एक प्रति भेंट की। इसके अलावा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को शांति निकेतन का हाथ से बना लेदर बैग, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं, मणिपुर की खास लोकटक चाय और लद्दाख का पारंपरिक पश्मीना स्टोल भेंट किया। नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम एलेक्जेंडर को राजस्थान की जीआई टैग वाली ब्लू पॉटरी भेंट की, जबकि रानी मैक्सिमा को पारंपरिक राजस्थानी शैली में बने मीनाकारी और कुंदन के झुमके दिए। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन को मधुबनी पेंटिंग भेंट की गई, जिसमें मछली का चित्र बना था, जो सद्भाव और पारिस्थितिक संतुलन का प्रतीक है। इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को पारंपरिक मूंगा सिल्क स्टोल और सिरुई लिली सिल्क स्टोल भेंट किया। ये इंपॉर्टेंट है। मूंगा सिल्क, जिसे अक्सर असम का गोल्डन सिल्क कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक, मजबूती और टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया के लिए मशहूर है। और जो आपका सिरुई लिली है, सिरुई लिली स्टोल का डिजाइन मणिपुर की सिरुई पहाड़ियों में पाए जाने वाले दुर्लभ फूल से प्रेरित है, जो पवित्रता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला को आगरा के मशहूर पच्चीकारी कला वाला हाथ से बना संगमरमर का एक बॉक्स भी भेंट किया। इस बॉक्स के अंदर भारत की समृद्ध संगीत विरासत को दर्शाते हुए महान भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी और MS सुब्बुलक्ष्मी की रिकॉर्डिंग भी थी।
इसके अलावा रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के हेडक्वार्टर में क्यू डोंग यू के साथ अपनी मुलाकात के दौरान PM मोदी ने भारत के पारंपरिक अनाजों के खास सैंपल भेंट किए। इनमें GI टैग वाला केरल का रेड राइस, पश्चिम बंगाल का गोविंद भोग चावल, बासमती चावल, असम का जोहा चावल और उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल शामिल थे। उन्होंने पौष्टिक और जलवायु के अनुकूल खाद्य प्रणालियों पर भारत के फोकस को दिखाने के लिए हेल्दी मिलेट बार भी भेंट किए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जून 2026 में प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पे गए थे। फ्रांस 13 से 19 जून 2026 और स्लोवाकिया 14 से 16 जून 2026। और अगर बात करें स्लोवाकिया की, ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली की ग्लोबल रैंक क्या है? तो IIT दिल्ली आपका 118वें स्थान पे रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा IIT बॉम्बे पहले 129th रैंक थी और 2027 का जो आया हुआ है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें IIT बॉम्बे 134वें स्थान पर आ गया है, 11 स्थान नीचे गिर गया है। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा IIT दिल्ली का, और IIT दिल्ली 118वें स्थान पे, 5 मैदान ऊपर चढ़ गए। MIT आपका टॉप पे रहा लगातार 15वें साल। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज, ये दोनों सेकंड रैंक के साथ एक साथ है और स्कोर भी इनका सेम है। IIT मद्रास की रैंक है 170, पिछले साल 180 रैंक थी। तो टॉप 200 में 3 IIT आ गए, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास टॉप 200 में। अगर IIT खड़गपुर की बात करें 205वें स्थान पे है, IIT कानपुर 221, IISc बेंगलोर 221, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 322, IIT रुड़की 335 और IIT गुवाहाटी 349। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस भारतीय न्यायविद को 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS का न्यायाधीश चुना गया? तो सबसे पहले तो आपको ITLOS का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिमल एन पटेल। किस भारतीय न्यायविद को 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी का न्यायाधीश चुना गया? तो बिमल एन पटेल। पटेल को कितने वोट मिले थे? तो 168 वैध वोटों में से 115 वोट मिले। और एशियाई क्षेत्र के लिए आवंटित 2 सीटों पर, एक तो बिमल एन पटेल नोबेल भास है और एक दूसरे कौन है? तो वियतनाम की गुएन लैन अन थी। तो ये नाम भी याद रखना है, दोनों नाम ऑप्शन में दे सकता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका ITLOS है यानी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इसकी स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जर्मनी के हैम्बर्ग में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट जून टू नवंबर 2026 किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी? तो एक तो आपका हो गया FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, और दूसरा आपका हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? तो FAO और WFP ने चेतावनी दी है कि जून और नवंबर 2026 के बीच दुनिया के 13 हॉट स्पॉट में गंभीर भूखमरी के हालात और खराब होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार अनुमानित 26.6 करोड़ लोग पहले से ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। सूडान, दक्षिण सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन और फिलिस्तीन सबसे ज़्यादा चिंता वाले इलाके हैं। 13 हॉट स्पॉट में से 7 अफ्रीका में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिणी सूडान, सोमालिया, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, नाइजीरिया और माली। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में 15 देशों द्वारा अपनाए गए मोम्बासा घोषणा पत्र का उद्देश्य किस समस्या से निपटना है? और इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अवैध मछली पकड़ना। हाल ही में 15 देशों द्वारा अपनाए गए मोम्बासा घोषणा पत्र
का उद्देश्य किस समस्या से निपटना है? तो अवैध मछली पकड़ना। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मोम्बासा घोषणा का उद्देश्य अवैध, अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। केन्या में आयोजित 11वें हमारा महासागर सम्मेलन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आवर ओशन कॉन्फ्रेंस में 15 देशों द्वारा अपनाए गए इस समझौते में राष्ट्रों को मत्स्य पालन में पारदर्शिता बढ़ाने, पोत पंजीकरण को आधुनिक बनाने और मछली पकड़ने की गतिविधियों पर बेहतर नज़र रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डेटा साझा करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। तो ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, सिंपली आपको याद रखना है कि मोम्बासा घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? तो अवैध मछली पकड़ना। 15 देशों द्वारा अपनाया गया है। जो 11वां हमारा महासागर सम्मेलन हुआ तो कहाँ पे हुआ था? तो केन्या में हुआ था, केन्या में मोम्बासा में। और 2026 की थीम क्या रही? आवर ओशन, आवर हेरिटेज, आवर फ्यूचर। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बाकी बस ऐसे ही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भौतिकी में 2026 का उल्फ पुरस्कार किसने जीता और वे भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जैनेंद्र के जैन, और ये राजस्थान से है, राजस्थान से है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत के प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को, जो दुनिया के जाने माने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट में से एक है, इनको फिजिक्स में प्रतिष्ठित उल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान यानी जैनेंद्र के जैन जी को कंपोजिट फॉर्म्यून्स की अपनी अभूतपूर्व खोज के लिए मिला है। यह एक ऐसी खोज है जिसने क्वांटम दुनिया की समझ में क्रांति ला दी। और ये जो अच्छा ये अवार्ड देता कौन है? तो इजराइल की सरकार, इजराइल देता है। यह अवार्ड 18 जून को यरूशलेम में एक सरकारी समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने दिया। और इसके साथ ही जैन 1978 में शुरू किए गए उल्फ प्राइज इन फिजिक्स को पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे से शहर सांभर में। और इनको अकेले नहीं मिला, 3 लोगों को मिला है। तो एक तो हो गए प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जैनेंद्र के जैन। दूसरे कौन है? तो मोर्देहाई हिब्लम, और तीसरे है जेम्स पी आइंस्टीन। तो ये तीनों नाम याद रखना, एग्जाम में तीनों ऑप्शन में रहेगा आपका, ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन ई हो सकता है। तो आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए, केवल एक ही नाम नहीं। और भारतीय मूल के इसमें है कौन? जैनेंद्र के जैन। उल्फ पुरस्कार हर साल दिया जाता है। यह उन असाधारण लोगों को सम्मानित करता है जो धर्म, लिंग, नस्ल, भूगोल और राजनीतिक सोच की सीमाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार मेडिसिन, एग्रीकल्चर, गणित, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए दिए जाते हैं। कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार पेंटिंग और स्कल्पचर, संगीत और आर्किटेक्चर में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। और जो जैनेंद्र के जैन हैं, ये अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इवान पग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और फिजिक्स में एबर्ली फैमिली चेयर है। वे भारत में लोडा थ्योरेटिकल फिजिक्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक निदेशक भी है। और ये आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, शुरू कब हुआ था उल्फ प्राइज? तो 1978 में, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में शुरू किया गया भारत बिल्डकॉन 2026 किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है निर्माण और भवन निर्माण सामग्री से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक कहाँ पे से शुरू कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। थीम क्या थी भारत बिल्डकॉन 2026 की? तो 1 नेशन 1 एक्सपो। तो थीम भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैग की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? तो ये आपका गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा 8.69% दर्ज किया गया। मेघालय के बाद आपका है नागालैंड 6.14% और सिक्किम है 5.59%। इसके अलावा
रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2024 में 16 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 13 हो गई। अब ये आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में बिहार, मिजोरम और तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस से रेवेन्यू डेफिसिट वाली स्थिति में आ गए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी यहाँ पे आपका पिक्चर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। अहमदो अल अमीनो लो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो अहमदो अल अमीनो लो है, इकोनॉमिस्ट थे, ये भी याद रखना है आपको। अहमदो अल अमीनो लो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल का ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम शायद आज या कल में चालू हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।